2021 से हम लोग एक काम के पीछे पड़े थे, उसकी चर्चा हमने नहीं की थी। वो है स्टेशन से सीधा वाई जंक्शन तक एक फ्लाईओवर बनाना, ताकि ट्रैफिक का सवाल हल हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते में नितिन गडकरी साहब के साथ 3 घंटे की मीटिंग की। सवाल इतना ही है, ये जो रास्ता था ये पहले का बॉम्बे पुणे हाईवे था। ये आपके पीछे जो रास्ता है वो पहले बॉम्बे पुणे हाईवे था। तब हमने लड़के झगड़ के मनमोहन सिंह, टी.आर. बालू और शरद पवार साहब ने मिलके इसको हमारे हैंडओवर किया और उसके बाद उसका डेवलपमेंट और कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हो गया। अब रही बात, इसके ऊपर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो उसको आने वाला खर्चा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 800 करोड़ रुपया है। इतना खर्चा ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता है। नितिन गडकरी बहुत एग्रेसिव मिनिस्टर होने के कारण मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो उन्होंने ये मांग की कि मुझे सिर्फ एक प्रूफ ला के दो कि ये आज भी नेशनल हाईवे है, इसको चेंज नहीं किया गया है। हमने कामड़े नाम के ऑफिसर से अब भी बात की, मैं आते आते बात की, तो उन्होंने बोला कि मंगलवार तक आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे ही हमने रखा है, सिर्फ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए हमने वो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि नेशनल हाईवे, तो हमें 700-800 करोड़ रुपए मिलके ये पूरा ये नेशनल हाईवे डिवीज़न हमारा फ्लाईओवर बनाएगा, ऐसे खूब मंत्री साहब ने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो आप पैसे डाल के हमको ये हाईवे बना के दीजिए, नेशनल हाईवे का ये पट्टा बना के दे दीजिए, वो फ्लाईओवर बना के दे दीजिए, ताकि मुंब्रा के ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अभी एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है MM वैली से, आप देखेंगे तो एक रास्ता बूढ़ी कब्रस्तान के लिए जा रहा है। वो बूढ़ी कब्रस्तान का सीधा रास्ता हमारी चाहत है कि वो स्टेशन के नज़दीक किधर निकल जाए, तो ताकि आने वाले लोग उधर से आए और नादुल फला से वाई जंक्शन की तरफ चले जाए। तो फिर हमारा शिमला पार्क का जो कॉर्नर है जहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है वो कम हो जाए। विधानसभा के बाद ये जो अलमास कॉलोनी का ये कॉर्नर है और शिमला पार्क का एक कॉर्नर है, वहाँ पे अंडरपास बनाने की योजना हमने रखी है, बनाई है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम आने वाले ही है, तो ये दोनों अंडरपास तुरंत उसका काम शुरू हो जाएगा। ये टेंडर विंडर निकलेगा, वो प्रोसेस रहेगी, लेकिन ये दोनों अंडरपास जाएंगे तो हमारा ट्रैफिक का समस्या और कम हो जाएगा और उधर जगह है अंडरपास के लिए। तो ये मुझे बताना था आपको। ये ऐसा नहीं है, ये लेटर 2023 का है, पहली फाइल है मेरे पास। ये सब लेटर सब हमने तभी दिल्ली में पहुंचाए थे। ये 2021 से कहानी शुरू है। 2017 में हमने लेटर लिखा था और हम भागदौड़ कर रहे थे। वो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा जहाँ दाभोलकर के नज़दीक, वो ब्रिज के दोनों बाजू बढ़ाए जाएं, ऐसे हमने मांग रखी थी। अभी शासन का उनको लेटर आ गया, शासन ने ही खर्चा किया है, रेलवेज ने खर्चा किया है। फास्ट ट्रैक बुक तो अभी स्ट्रेंथनिंग किया गया है, नीचे उससे उसको सपोर्ट देके स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि वो कई साल पुराना ब्रिज है। तो रेलवे को उसको धोखा लग रहा था, तो रेलवे ने उसको, तो हमने कमिश्नर से मुलाकात की। उस दिन कमिश्नर से मुलाकात करते समय मेरे साथ शानू पठान था, तो हम लोग ने कमिश्नर से मांग की कि होना चाहिए। तो कमिश्नर बोले पहले अगर ये हाईवे है तो आप नितिन गडकरी से बात कीजिए। नितिन गडकरी अगर चाहेंगे तो हमको ये 60 करोड़ का ब्रिज, जो भी है कीमत वो 60 करोड़ है ऐसा लगता है, तो ये दोनों हम उसको एक्सटेंड करके फिर उसको बड़ा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करता
तो जितेंद्र ये मैं काम तुमको करके दूंगा, ऐसे खुद कमिश्नर ने मुझे कहा है। क्या मैं हरदम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं हूँ ना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब आदत सी करनी पड़ेगी बताने की लोगों को कि मैं ये किसी से सीख रहे हैं आप? हाँ, किसी से सीख रहे हैं? हाँ, मैं बुद्धू था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब बोलना पड़ता है। शिमला पार्क की जो स्कूल है वो, उसके ऊपर हमने पहले से बहुत नज़र रखी थी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हम वहाँ हमने ट्रॉली का पहली बात बताता हूँ कि इस मई महीने में जब उसके बाथरूम्स के हालत ख़राब थे तब हमने 25 लाख रुपया CSR लाया और वो CSR से पूरा हमने बाथरूम रिपेयर करके लिया। पूरा ये बंद था, हमारे साथ टीचर्स थे और हमने वो बाथरूम अच्छा करके दिया। फिर उसका तोड़ हो गया लेकिन बना दिया। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए उनको जो ट्रॉलीज रहती है वो दी गई थी ताकि वो जितने भी कंप्यूटर से वो सेफ रहे, उसके पैड्स जो होते हैं वो सेफ रहे। फिर स्कूल को जैसे ही आप देखेंगे वहाँ आपको कुछ पुतले, कुछ रंग की हुए काम वगैरह नज़र आएंगे, तो वो भी हमने पीछे लग के करवाया था। पिछले 5 सालों से लगातार हमको तासिका शिक्षक मिल रहे हैं। जब भी हमने मांग की उस समय के कमिश्नर ने हमको तब तासिका शिक्षक दिए। आज जो तादाद बढ़ी है वो 2020 से लेकर लगातार हमने वो शिक्षक लाने की कोशिश की है। 2007, 2006, 2011 और 2014 में लगे हुए शिक्षक उनको रेगुलर पे स्केल देने का भी काम हमने किया है। जो उनको नहीं मिलता था वो रेगुलर पे स्केल देने का भी काम किया है। 2022-23 में 56 तासिका शिक्षक भेटले, तसेच 2021-22 मध्ये 48 शिक्षक आले होते। 2022-23 मध्ये 36 भेटले होते। या वर्षी 2024 मध्ये 49 तासिका शिक्षक भेटणार आहे आणि परमनंट शिक्षकांची मागणी केली होती, ते पण 21 शिक्षक येणार आहेत। समझे ना? 2024-25 में प्राइमरी 49, सेकेंडरी में 21, इंग्लिश मीडियम में 8। उसी स्कूल के बाजू में एक बड़ी लाइब्रेरी खुल रही है। जो लोग खोज रहे हैं लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो उनके खोज को आज मैं विराम देता हूँ। जिसको देखना है जाके देख ले, वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ रैक्स बने हुए हैं। किताब लाने के लिए लोग जो उनको उर्दू समझता है, जिनको साइंस समझता है, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया है। वो मार्केट से जाके जो एग्जामिनेशंस के लिए किताबें लगेंगी, और ख़ास करके ऐसे ही पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वैसी भी किताबें वहाँ पे रखी जाएंगी। कम से कम उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दिया है। 15 लाख रुपए की किताबें वहाँ पे ला के रख दी। और जब भी कोई न्यू रिटायर होता है, हम संघर्ष की तरफ से उसको एक बैग और कुछ सम्मान वगैरह करके उसको अलविदा कहते हैं। अभी ये साल में कम से कम 27 और 128, 155 शिक्षक या टीचर्स इस साल में आने वाले हैं। फिर ये हॉस्पिटल जो पीछे का है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उसका जवाहरलाल महात्मा ज्योतिबा फुले की जो योजना उनको मिल नहीं रही थी, वो योजना के लिए मैंने डॉक्टर चौहान जो उसके हेड है उससे बात की। उसने सिग्नेचर करके वो क्लियर किया है, उनके पास आ जाएगा। जैसा ही वो आएगा, मुख्यमंत्री को जब भी टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहाँ की जितनी भी मशीन्स है, MRI हो, जो भी जो मशीन्स है, सब चालू कर दी गई है। अभी सिर्फ वो रुके थे कि हमको एक बार महात्मा फुले का जो योजना मिल जाए, तो फिर कैश फ्री हम जो सोच रहे हैं कि बिना पैसे का आदमी उधर जाए, खाली खींचा जाए और ऑपरेशन करके बाहर आ जाए, वो काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी मैं मुख्यमंत्री को भी बोलने वाला हूँ, जल्द आके रिबन काट दे तो मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी सुविधा मुमरा को मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम के लिए 8 शिक्षक आ रहे हैं। आपने जो कहा है वो पर्सनली मैं ध्यान दूंगा, मैं जाऊंगा जगह पे
और अगर नशेड़ी बैठते हैं तो मैं सीनियर पुलिस को लेके जाके जो भी आप चाहेंगे वो करके दूंगा। ये मांग आपने अच्छी रखी है। मैं अभी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जब मैं चाय नाश्ता ये खिलाएंगे मेरे को ना अंदर जाके, तभी समय बात करूँगा। हाँ, ऐसा है कि 800 करोड़ रुपए तो सौरभ राव सपने में नहीं देख सकता जी। मेरी और सौरभ राव की बात भी हुई इसके ऊपर कि दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर मुंब्रा के आने वाले 20 सालों के लिए अगर ट्रैफिक सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर काम जरूर होगा, लेकिन आप भाई जानते हो कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है। लोग मानते नहीं हैं, लोग 4-4 लाइन की पार्किंग करते हैं। पुलिस भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो पुलिस से भी लड़ जाते हैं। आखिर में हमको ही जाना पड़ता है, भाई पुलिस को शांत रहो, उनको शांत रहो, ये इनका ही काम है। और फिर ऐसा है कि हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं, कि हमारे रास्ते का अगर हम सोच ले खड़े आँख बंद करके तो हमारा रास्ता रेमंड का जो रास्ता है ना वैसा रास्ता है। पर हम क्या कर सकते हैं इस रास्ते पे? 4-4 लाइन हॉकर की लगी हुई है, उसके बाद 1 लाइन गाड़ी की लगती है, और हम अपना 45 मिनट्स हम ट्रैवलिंग में वेस्ट कर देते हैं। हम इसको लेकर के डीसीपी विजय राठौर साहब को मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर के और वाई जंक्शन तक पूरा विजिट कराया था हम लोगों ने। आप वहाँ मौजूद थे। और जो आप बात कर रहे हैं शिमला पार्क के नाके की, तो वहाँ को लेकर के हमारे एएमसी ने, बालू पिचड़ साहब ने उन लोगों को जो टेम्पो यूनियन वाले होते हैं, हर एएमसी आता है यूनियन को, दुकान वालों को नोटिस देता है, वार्निंग देता है, जाके फिर अपनी एसी वाली केबिन में बैठ जाता है। वहाँ पे नोटिस, माफ कीजिएगा शमीम भाई, किसी एएमसी ने कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई काम नहीं, वही कंप्लीट करता हूँ मैं। उन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद जाके हम लोगों ने खुद विनती किया, लेकिन वो लोग नहीं समझने को तैयार हैं। उसको लेकर के फिर एक बार हमारा मिशन जो ट्रैफिक फ्री मुंब्रा को लेकर के है उसे हमें करना। ऐसा ये बात कह रहे हैं आप, वो सच है, क्योंकि मुंब्रा का पिछले 15 सालों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। मुंब्रा में अब बैंकों का लोन मिलता है, लोन पे गाड़ियाँ मिलती है, तो लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं। लेकिन हमारे बिल्डर जो दोस्त है उन्होंने कभी भी पार्किंग की समस्याओं को दिन में नहीं रखा था। अब लेकिन पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि एक जगह हमने देखी है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बड़ी पैमाने पे करना पड़ेगा और लोगों को पे एंड पार्क सिस्टम में डालना पड़ेगा। ट्रैफिक की वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्योंकि नीचे का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे। और लोगों का दूसरा ये है कि लोगों को लिफ्ट चाहिए चढ़ने के लिए, वो लिफ्ट दे नहीं सकते, क्योंकि उस लिफ्ट में जरा भी सुपारी भी आ गई तो लिफ्ट बंद हो जाती। वहाँ पे पूरा मेरा विजिट हुआ था एक दिन, अगर आपने देखा होगा लाइव के माध्यम से। और उसके बाद हमने पत्र भी दिया है MMRDA को। उन्होंने कहा है कि इसका ठेका SMC कंपनी ने लिया है, और SMC कंपनी ने मुझे कहा है कि मैं 2 से 4 दिन के अंदर वो काम चालू कर दूंगा। जिस तरीके से बाईपास का बैरिकेडिंग वाल बनाया उन लोगों ने, उस तरीके से उस काम को करने का भी हमें आश्वासन दिया है। और अगर 2 से 4 दिन के अंदर वो नहीं होगा तो हम लोग वहीं बैठ करके आंदोलन करेंगे। आपको एक कानूनी चीज़ बताता हूँ। जब महाराष्ट्र में 20-25 FIR होंगे तो सब FIR हाईकोर्ट बोल देते कि सब FIR एक पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर करो। तो जिस पुलिस स्टेशन पे वो जाते हैं जिधर गुनाह हुआ है, ये सब FIR उधर जाएगी, उसको अरेस्ट किया है। ये लगता है कालीचरण को किसने अरेस्ट किया था? मैं ही था ना कालीचरण को अरेस्ट करने वाला। लेकिन सर मैं लड़ने वाला आदमी हूँ। कल भी मैं आया, 6 घंटा वहाँ पे बैठा, और उसके मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आपने वो सवाल किया कि व्हाट्सएप धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। कल के मामले में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामला था, उस पर मुसलमान होने के नाते सभी पॉलिटिशियन, सभी सामाजिक, सभी आवाम और सभी उलमा वहाँ पहुँचे, और आवाज़ सब को कंटिन्यू भाई साहब से लेके शमीम भाई से लेके मैंने बहुत सारे लोगों ने, मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया कि पुलिस स्टेशन FIR नहीं ले रही है। तो आवाज़ साहब ने जॉइंट CP से बात करके कहा और बोला मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ।
अवार्ड सब पॉलिटिक्स होने के नाते नहीं गए। इस जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के स्थानिक एमएलए है, जैसे स्थानिक कॉरपोरेटर, स्थानिक लीडर जाएंगे तो ऐसे ही हमारे लोक प्रतिनिधि वहाँ रहना चाहिए, दबाव के लिए प्रशासन को वो गए, उनका उनसे कोई लेना नहीं सर। जो बाकी कोई भाई साहब बोलिए, मेरी बात सुनो, भाई साहब मेरी बात सुनो। हम अवार्ड साहब के यहाँ मीटिंग में बैठे थे, मैं वहीं से बम्बई निकला, हीरा पाटिल मेरे को छोड़ने के लिए गया। उसी गाड़ी में से मैंने डीसीपी को फ़ोन किया, उस पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझसे जज्बाती बात किया, उसने कहा यहाँ फसाद हो जाएगा, भाई साहब आप कुछ करो। मैंने तुरंत डीसीपी साहब को फ़ोन किया और उनको बोला, साहब 3 घंटे से हमारे आलिम मौलाना वहाँ बैठे हुए हैं और चीख पुकार हो रही है और आपके पुलिस इंस्पेक्टर पे जो है एफआईआर नहीं ले रहा है। उन्होंने बोला, भाई साहब आपके साथ कौन है? मैं बोला मेरे साथ परवेज़ है। बोले आप तुरंत परवेज़ को भेज दो और जिस इंस्पेक्टर ने इनकार किया वही एफआईआर लेगा। और उसके बाद 4 लोग शायद अंदर जाके एफआईआर हुई। उसके बाद मेरी अवार्ड साहब की बात हुई, है ना। मैंने अवार्ड साहब को ये बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा उसको बहुत रैश बोला डीसीपी साहब को कि साहब कब जब कुछ मुमरा में हो जाएगा तब कुछ करोगे क्या? इलेक्शन ईयर है, हर आदमी राजनीति करेगा, राजनीति होगी मेरा। लेकिन मैंने वो पत्रकार को बोला, देखो आप मेरे को ये रिक्वेस्ट मत करो, हम भी उसी रसूल की उम्मत में से एक आदमी है, हम भी है, हमारा भी फ़र्ज बनता है और हमने ये चीज़ किया। और उसके बाद मैं बम्बई के रास्ते में था, मैंने यहाँ अवार्ड साहब गए, अवार्ड साहब गए, वो गए, तो बहरहाल लेकिन जो भाई साहब मुझे सब उलमाओं ने ये बात बताई है, उनके खिलाफ एफआईआर के लिए बोला गया है। मेरी शायद अवार्ड साहब से ही बात हुई। मैं खुद कल कमिश्नर से बात करने वाला हूँ, मैं उनको कहने वाला हूँ कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो, किसी एक एफआईआर को 8 घंटा लगना ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और उसी वजह से माहौल ख़राब हुआ, वरना वो हो जाता था। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, उनको मालूम है, पिछली बार जब ऐसा हुआ था कुछ नहीं, अभी 2 महीने पहले, और उलमा बाहर खड़े थे तो मैंने उलमाओं को बाहर देखा, तो मैं अंदर गया तो कुछ ऐसा ही मामला था। तो मैं तुरंत वहाँ बैठ के पहले एफआईआर रजिस्टर करवाया, उन उलमाओं के हाथ में एफआईआर दे दिया और मैं उधर से निकल गया। ये एफआईआर अगर कल तुरंत हो जाती तो ये सब नहीं होता नहीं होता था ना, ये सारी मिसबिहेवियर, ये सारी अजीम पत्रकार क्या वजह रही होगी क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए इतना टाइम? उसको पूछो आप। अभी वो हम कल हम कमिश्नर साहब को मिलने वाले हैं, कमिश्नर साहब कल हम कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं और ये बात को रखने वाले हैं। मेरी अवार्ड साहब की चर्चा हुई है कल रात में लगभग 1:30-2 बजे कि हम कल कमिश्नर साहब को जाके बोलेंगे सेंसिटिव इशू पे, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म, ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म के बड़े पंथ को अगर कोई किसी तरीके का कोई गाली देता है, कोई भी इन पंथों में से जितने पंथ मानते उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करो, उसको तुरंत जेल करो। अगर किसी की भी मिसबिहेव होता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। और देश में जब तक ये नहीं होगा, पॉसिबिलिटी होते रहेगी, जब तक ये सब होते रहेगा।